हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गए हूँ। जल्दी से वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 25 साल पहले भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। दोनों देशों ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए और यह डिक्लेयर कर दिया कि यस, हम न्यूक्लियर पावर्स हैं। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स आए कैसे? कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और एज इंडियंस हमें ये कहानी समझनी काफी जरूरी है। बट क्यों? क्योंकि आज पाकिस्तान को चारों ओर से खतरा है। अंदर से सिविल वॉर का खतरा, चाइना से डेट का खतरा और तालिबान का भी खतरा। पाकिस्तान एक लौता देश है जो न्यूक्लियर पावर भी है और इतना अनस्टेबल भी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर्स अगर गलत हाथ में पड़े तो पूरी दुनिया को खतरा है। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे पड़ोसी देश को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, टॉक्सिक कंपटीशन। भारत और पाकिस्तान दोनों देश सिर्फ नेबर्स नहीं है। स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर बात एक रेस में, एक कंपटीशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक फैक्ट है। हिस्ट्री ये है कि 1962 में हम चाइना से वॉर हार गए थे। हम प्रिपेयर्ड नहीं थे और हमने चाइना को अंडर एस्टिमेट किया था। 16 अक्टूबर 1964 को चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और इमीडिएटली 1967 में एक हाइड्रोजन बॉम्ब भी डेटोनेट किया। चाइना को हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते थे, इसीलिए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की शुरुआत हुई और 1974 में हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन पोखरण 1 में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। जब ये टेस्ट सक्सेसफुल हुई तब हमारे पीएम इंदिरा गांधी को ये मैसेज पहुंचा, बुद्धा इज स्माइलिंग। लेकिन एक इंसान था जो खुश नहीं था। पाकिस्तान का पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो। उन्होंने तो 1965 में ही कह दिया था, इफ इंडिया बिल्ड्स द बॉम्ब वी विल ईट ग्रास और लीव्स, इवन गो हंग्री, बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ओन। We have no alternative। ये एक लाइन उनके आने वाले 30 सालों की स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता है। देखा जाए तो न्यूक्लियर टेस्ट चाइना को बैलेंस करने के लिए हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और लीडरशिप को किसी भी हाल में न्यूक्लियर पावर बनना था। इस बैकड्रॉप के साथ आते हैं हमारी कहानी के पहले सबसे इम्पोर्टेंट किरदार पर, डॉक्टर AQ खान। ये पाकिस्तान के लिए एक हीरो है, लेकिन दुनिया के लिए एक विलन। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ ईरान, लिबिया और नॉर्थ कोरिया के लिए भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और इससे ढेर सारे पैसे भी कमाए। चैप्टर 2, AQ खान की कहानी। AQ खान की लाइफ पर एक पूरी मूवी बन सकती है। उनका जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ पार्टीशन के पहले। पार्टीशन भारत और पाकिस्तान के इतिहास का सबसे दर्दनाक चैप्टर था। भारत पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान दोनों देशों से 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और न जाने कितने लापता हो गए। लोगों की फैमिलीज उजड़ गई, घर जल गए और दोनों देशों के लोगों ने एक दूसरे को इसके लिए ब्लेम किया। सच तो यह है कि फॉल्ट ब्रिटिशों का था, लेकिन वो तो भाग गए, छोड़ गए कई घाव। AQ खान ने बचपन में देखा कि जो ट्रेनें भारत से पाकिस्तान जा रही थी उनमें मुसलमानों को मारा जा रहा था। ट्रेन से पाकिस्तान जाते जाते उनके साथ भी एक इंसिडेंस हुआ जिसने उन पर एक लंबी छाप छोड़ी। एक इंडियन पुलिस ऑफिसर ने ट्रेन में उनका सोने का पेन चुरा लिया। फिर उन्हें ऐसा लगने लगा कि सारे हिंदू चोर होते हैं। आगे जाकर वो बर्लिन गए और उन्होंने एक डच लड़की से शादी कर ली। उनकी वाइफ लोकल थी तो उन्हें नेदरलैंड्स में FDO नाम की एक कंपनी में न्यूक्लियर एनर्जी के सीक्रेट काम करने के लिए क्लियरेंस मिल गया। खान FDO के लैब्स में बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के घूमते थे। वो न्यूक्लियर कन्वेंशंस और ट्रेड शोज में जाके वेंडर्स से बातचीत करते थे। FDO गॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट टू मेक सेंट्रीफ्यूज दैट मेक यूरेनियम फॉर न्यूक्लियर डिवाइसेस। और सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन्स जर्मन में थे। AQ खान जर्मन फ्लुएंटली बोलते थे, इसीलिए उन्हें ट्रांसलेशन का काम मिला और ट्रांसलेट करते करते उन्होंने ब्लूप्रिंट्स के फोटोज भी ले लिए और टेक्निकल डिटेल्स नोट डाउन कर लिए ताकि इसका इस्तेमाल फ्यूचर में हो सके। 1971 में पाकिस्तान भारत से वॉर हार गया था और ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट होकर बांग्लादेश बन गया था। इस वॉर ने डॉक्टर AQ खान पर एक डीप इम्पैक्ट छोड़ा और उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को एक लेटर लिखा टू एड पाकिस्तान इन बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। जब वो जुल्फिकार अली भुट्टो से मिले तब उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्लान बनाया। AQ खान फिर वापस नेदरलैंड्स चले गए और उन्होंने सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट्स, फोटोज, सप्लायर्स का सारा डेटा पैक कर लिया और वो पाकिस्तान चले आए। ऐसा कहते हैं कि AQ खान को अनराइवल्ड पावर्स मिले थे न्यूक्लियर प्रोग्राम सेटअप करने के लिए। उनके अंडर कहूटा नाम के एक विलेज में खान रिसर्च लेबोरेटरीज शुरू हुआ ताकि वो सेंट्रीफ्यूज की मदद से यूरेनियम एनरिच करे। टू पुट इट सिंपली, न्यूक्लियर बॉम्ब में जो फ्यूल है वो इधर प्लूटोनियम हो सकता है जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर रिएक्टर का वेस्ट है, या फिर एनरिच्ड यूरेनियम हो सकता है। एक सेंट्रीफ्यूज न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए भी और न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए भी
फ्यूल बना सकता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक मेकिंग बासुंदी एंड रबड़ी। रॉ मटेरियल सेम है, प्रोसेस सेम है, जस्ट टाइम अलग लगता है। खान को जो कंपोनेंट्स चाहिए थे वो पाकिस्तानी एम्बेसीज ने प्रोक्योर किए, और जो कंपोनेंट्स एम्बेसीज प्रोक्योर नहीं कर पाते थे उनके लिए शेल कंपनीज बनाए गए, एंड ऑफ कोर्स दे हैड अ लॉट ऑफ हेल्प। चैप्टर 3, पाकिस्तान और उनके दोस्त। एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना कोई आसान काम नहीं है, और इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को कई दोस्तों की मदद मिली, क्योंकि उन देशों के अपने अपने इंटरेस्ट्स थे। चाइना ने पाकिस्तान को एटम बॉम्ब के डिजाइन दिए और 50 kg हाईली एनरिच्ड यूरेनियम गिफ्ट किया। AQ खान खुद कहते हैं कि यूरेनियम के साथ साथ चाइना ने उन्हें बॉम्ब बनाने के लिए बाकी कंपोनेंट्स भी दिए, लाइक अ डू इट योरसेल्फ किट। ऑल्सो 1990s में चाइना ने पाकिस्तान के बिहाफ पर एक बॉम्ब भी टेस्ट किया था। एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया एंड लिबिया ने R&D के लिए लगने वाला पैसा दिया। कई लोग मानते हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है कि अगर सऊदी अरेबिया को कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत पड़ेगी वो पाकिस्तान से ले लेंगे। सऊदी अरेबिया ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेगा तो वो भी अपना इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेंगे। अमेरिका, जो दुनिया का एक अनऑफिशियल पीस कीपर बना बैठता है, उन्होंने भी पाकिस्तान की प्रोग्रेस को अनदेखा किया। इनफैक्ट उन्होंने 1950s में ही पाकिस्तानी साइंटिस्ट को खुद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ट्रेन किया था। जब पाकिस्तान ये बॉम्ब बना रहा था तब उन्हें फाइनेंशियली एड भी किया था, क्योंकि तब USSR और भारत काफी करीब थे और अमेरिका को भारत को काउंटर करने के लिए एक एलाय चाहिए था। डच अथॉरिटीज ने AQ खान और उनकी चोरी के बारे में CIA को भी इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन CIA ने उन्हें इग्नोर किया और डच अथॉरिटीज को AQ खान को अरेस्ट करने से रोक दिया। ये सारी बातें हम आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, CIA के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से बता रहे हैं, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की गवर्नमेंट को पता था कि 1970s और 1980s में पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी PM जनरल जिया उल हक कहते हैं कि पाकिस्तानी स्मार्ट पीपल, क्योंकि वो न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन ऐसा बता रहे थे कि वो कोई रिसर्च नहीं कर रहे, और इसी दौरान USA से ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक एड भी ले रहे थे, और साथ ही साथ भारत को भी अनबैलेंस्ड रख रहे थे, क्योंकि वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे थे। जब USSR ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तब पाकिस्तान का अमेरिका ने फायदा लिया, वहां अपने मिलिट्री बेसेस बनाए और सोवियत रशिया पर नजर रखी। लेकिन वॉर खत्म होते ही उन्होंने पाकिस्तान पर ही सैंक्शंस लगाए। ये बात हमें बार बार रिमाइंड करती है कि जैसे ब्रिटिशों ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का फायदा लिया, वैसे ही आज वेस्टर्न देश भी करते आए। हम दो देशों को वॉर से दूर रखने के बजाय वॉर के और नजदीक ला रहे हैं। इसमें उनका फायदा है और हम दोनों देशों का नुकसान। चैप्टर 4, 1998 का साल। मई 1998 एक काफी सिग्निफिकेंट मंथ था। 11th एंड 13th मई को भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए एंड 27th एंड 28th मई को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। इन टेस्ट्स की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। 11th मई को जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कजाकिस्तान में थे। वो वापस आए और उन्होंने अपने फॉरेन सेक्रेटरीज, मिलिट्री पर्सनल और साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने एक डिसीजन लिया कि आगे क्या करना चाहिए। उनके पर्सपेक्टिव से भारत के न्यूक्लियर टेस्ट एक क्लियर प्रोवोकेशन थे, जिसने बैलेंस ऑफ पावर पलट दिया था। पाकिस्तानी पॉपुलेशन ने भी उनके लीडरशिप पर प्रेशर डाला कि यस, न्यूक्लियर टेस्ट करने चाहिए। अब न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ करने चाहिए? पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की चगी को चुना, क्योंकि वहाँ के माउंटेन्स में हार्ड रॉक था जो ब्लास्ट विथस्टैंड कर सकता था। न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी काफी समय से चल रही थी, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बनाने पड़ते हैं, लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है, और ये काम 10-15 दिनों में नहीं हो सकता। अब क्योंकि पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर थी, वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को चगी डायरेक्टली नहीं ले जा सकते थे। उन्होंने पार्ट्स में ले जाकर वहाँ असेंबल किया और फाइनली उन्होंने 27th मई को अपना न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किया। उनके साइंटिस्ट कहते हैं कि डेटोनेशन के बाद कुछ समय तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ समय बाद धुआं ही धुआं हुआ और चगी के माउंटेन्स गोल्डन हुए। इन गोल्डन माउंटेन्स को देखकर साइंटिस्ट को पता चला कि टेस्ट सक्सेसफुल था। उनके साइंटिस्ट क्या कहते हैं, सुनिए। And this is a feeling shared by all my colleagues that we are coming here for a spiritual pilgrimage. There's new hope, confidence and faith in the future among the people of Pakistan after this historical technological achievement which was made possible by Pakistan scientists. चैप्टर 5, न्यूक्लियर वॉर का डेंजर। पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद साउथ एशिया दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया था और पूरी दुनिया में डर था कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। वन ऑफ द लाइन्स दैट नवाज शरीफ सेड आफ्टर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट स्टक विद मी। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए हैं, हमने उसका भी हिसाब चुका दिया है, लेकिन ये बातें सिर्फ
बातें लगती हैं, क्योंकि 19 फरवरी 1999 को हमारे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी अमृतसर से एक बस लेकर लाहौर पहुंचे दो देशों में दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। ये कदम दो न्यूक्लियर पावर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन किया जिसमें कई पीस क्लॉजेस थे कि वो एक दूसरे के देश में इंटरफियर नहीं करेंगे, डायलॉग्स कंटिन्यू करेंगे ताकि दोनों देशों में पीस हो, एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वेपन यूज ना हो, इस पर भी बात हुई थी। लेकिन क्या पाकिस्तानी आर्मी पीस के बारे में सिंसियर थी? नहीं। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तानी सोल्जर्स ने एलओसी के इंडियन साइड पर कारगिल में इंपॉर्टेंट पोजीशंस कैप्चर किए थे जिनसे वो भारत पर अटैक कर सकते थे। सोचिए, अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब असल में एक पीसफुल एक्सपेरिमेंट होता तो कुछ ही समय बाद लाहौर डिक्लेरेशन होने के बाद भी पाकिस्तानी मिलिट्री भारत पर अटैक ना करती, तो न्यूक्लियर आर्म्ड देशों में कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़ाती। वो कहते हैं कि भारत की वजह से उन्हें न्यूक्लियर टेस्ट करने पड़े, लेकिन हर बार उन्होंने ही पहला वार किया। उनके जनरल जियाउल हक की स्ट्रेटजी थी टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। पाकिस्तान पंजाब और कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देता, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करता। चैप्टर 6 कंक्लूजन। न्यूक्लियर टेस्ट्स को 25 साल हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। सोचते हैं कि ऐसे दो देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो आज कहाँ है। इसका कंक्लूजन हम देने से अच्छा है हम आपको कुछ सवाल पूछे और इनका कंक्लूजन आप ही अपने मन में ढूंढे। न्यूक्लियर टेस्ट के 25 सालों बाद किस देश में इंस्टेबिलिटी है? किस देश में न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट के हाथ लगने का ज्यादा खतरा है? किस देश की पूरी दुनिया को चिंता है? किस देश के लीडर्स ओपनली कहते हैं कि हमारे एक हाथ में कटोरा है और दूसरे हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स? कौन से देश के लीडर्स इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर कहते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर को उकसाना ठीक नहीं? कौन सा देश है जो एक साइड पे मिलिट्री फंडिंग बढ़ाता है और दूसरे साइड पे इंटरनेशनल एड की राह देखता है? कौन से देश के साइंटिस्ट सिर्फ अपने देश के लिए नहीं दूसरे देशों के लिए भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हैं, उनके साथ सीक्रेट्स शेयर करते हैं और नॉर्थ कोरिया जैसे देश को न्यूक्लियर बॉम्ब्स देकर पूरी दुनिया को अनस्टेबल बनाते हैं? इन सवालों के जवाब जब आपके मन में क्लियर होंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन से देश ने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल पीस के लिए किया और कौन से देश ने प्रॉफिट के। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। तो दोस्तों ये वीडियो थी अभी ये नेहू की, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि सूटेबल भी नहीं है, दूसरी गलत भी हैं, बहुत ज़्यादा गलत हैं। कोई उनकी मतलब कोई आर्टिकल शो करें, कोई न्यूज़ आर्टिकल शो करें, कोई चीज़ें शो करें, कोई एविडेंस दें, कोई एविडेंस नहीं है, बस अपनी तरफ से उसके ऊपर बातें कर ली हैं सारी। सबसे मेन चीज़ के नॉर्थ कोरिया और लीबिया को हमने AQ खान ने जाके वो बेचे थे, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था, बाद में वो इस केस से बरी हुए और उनके ऊपर ऐसी कोई एलिगेशन साबित ही नहीं हो पाई बात तक। ठीक है, अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगे इसकी एक पूरी एक पीछे बैकग्राउंड कहानी है, उसकी वजह कुछ और थी, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी जिसके ऊपर साजिशें थी, जिसके ऊपर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए गए और उनको साइडलाइन किया गया। बेसिकली उनको साइडलाइन करने के लिए ये इल्ज़ाम लगाए गए, तो ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत हैं। दूसरी बात कि यार आपने जब वेपन बनाया तो ठीक है, आपने अपनी सालमियत और पीस के लिए बनाया, जब दूसरे ने बनाया तो वो सालमियत और पीस के लिए नहीं है। ऐसा क्यों, वजह क्या है भाई? जब सब बना रहे हैं अपने पीस और पीस के लिए और अपने आप को मनवाने के लिए, तो फिर हमने भी बनाया और गलत नहीं बनाया है, दुनिया को बताया है और हम उसको सेफ हैंड्स में रखते हैं। आप अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, इनस्टेबल है मुल्क, तो इकॉनमी सफ़र कर रही है, तो सबसे पहले तो आतंकवादी आएंगे और आतंकवादी आके वो जो कोने में नहीं रखे हुए हमने घर के फ्रिज में रख देते हैं, अलमारी में रख देते हैं हम लोग, वो ना न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वो निकालेंगे और ले जाएंगे आके। अरे भाई मजाक नहीं है, उसकी एक बहुत फुल प्रूफ सिक्योरिटीज़ हैं, उसके प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारे फॉलो होते हैं। और ये प्रोटोकॉल्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके ऊपर और भी रिसर्च कर लो, थोड़ा सा रिसर्च करके वीडियो बनाओ तो आपको पता लगेगा कि भाई दूसरे मुल्कों से लोग ये चेक करने आते हैं कि आप उसकी सिक्योरिटी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक न्यूक्लियर मुल्क को ये इंश्योर कराना पड़ता है कि जो आपका न्यूक्लियर वेपन है वो सही हाथों में है, सेफ हैंड्स में है कि ये नहीं है। ठीक है, दूसरा पूरी वीडियो के अंदर गलत मैप दिखाया अपने लोगों को मिसगाइड करने के लिए। आज़ाद कश्मीर इस इंडिया के मैप, पाकिस्तान के मैप के अंदर शामिल ही नहीं है। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान शामिल ही नहीं है, जबकि आज़ाद कश्मीर, कश्मीर का एक तो डिस्प्यूटेड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर,
ठीक है। एक है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। इसको नक्शे में ना शामिल करने का मकसद क्या है आपका, ये इसके पीछे आपका रीज़न क्या है? तो ये आप एक तरफ कह रहे हो कि हम ये कर रहे हैं, हम पीस की बातें करते हैं और ये वाले काम करते हैं, तो इतने प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और मैं बड़ा खुश होता हूँ इन प्रोपेगेंडास को देख के ना, कि पैसा भी आ गया है इंडिया के पास और प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गए हैं। और ये प्रोपेगेंडा आगे जाके होगा क्या, ये जितने भी प्रोपेगेंडा हो रहे हैं ना, सब वॉर के लिए हो रहे हैं। ये वीडियो के अंदर ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें तो वॉर नहीं करनी चाहिए, गोरों ने हमें पागल बनाया, गोरे हमें वॉर करवा रहे हैं। हाँ, तो भाई गोरे करवा रहे हैं, ये बात सच है। पहले भी गोरों ने लड़वा दिया, मुल्क दो टुकड़े करा दिया। अब गोरों ने देखा अब दोनों का फ़ायदा कैसे उठाना है, दोनों को लड़वाते रहते हैं आपस में, ठीक है, और लड़वाते रहेंगे। क्योंकि भाई जब इस तरह के प्रोपेगेंडे आप फैलाओगे, इस तरह की चीज़ें अपने लोगों को बताओगे, तो होगा ऐसा। होगा क्या, आगे जाके लड़ाई होगी, दोनों मुल्कों का नुकसान होगा और दोनों के दोनों मुल्क इनस्टेबल दोबारा से हो जाएंगे। फिर यही बातें होंगी कि यार ये इसने कर दिया, ये इस वाले गोरे ने कर दिया, ये वो वाले मुल्क ने कर दिया, या अमेरिका ने कर दिया, रशिया ने कर दिया, फलां ने कर दिया। तो भाई अपना होश पकड़ो, तरक्की कर रहे हो, 600 बिलियन से ज़्यादा की आपकी इकॉनमी हो गई है, तो अपने पीस की तरफ लेके जाओ ना चीज़ों को। इस तरह के प्रोपेगेंडा, नक्शे गलत दिखाना, कश्मीर के मुद्दे को वो करना, कश्मीर के ऊपर पीस टॉक क्यों नहीं करते, कश्मीर के ऊपर जो यूएन ने रेजोल्यूशन पास किए हुए हैं उसके ऊपर अमल क्यों नहीं करते? तो फिर ये चीज़ें जो ये सवाल हैं इनके जवाब दो, वो नहीं दिए जाते, उसके ऊपर बात नहीं की जाती। फिर बात करते हो कि हम पीस के मानने वाले हैं। भाई पीस इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के बारे में आप मुझे कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय।